बाबिल, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यस। आज से 6 बरस पहले जब हमने इस सिलसिले की शुरुआत की थी जिसका नाम लल्लन टॉप है, तो जो सबसे पहली हस्ती, तब हमारे पास कैमरे नहीं थे, माइक नहीं थे, कोई इस तरह का इरादा भी नहीं था बाबिल कि हम लोग कभी वेबसाइट या टेक्स्ट से वीडियो की दुनिया में दाखिल होंगे। हम एक ख्याल थे जो हर्फ के ज़रिए, शब्द के ज़रिए अपने हिस्से का बयान दर्ज करा रहे थे। एक रोज़ हमें खबर मिली कि जिस इंडिया टुडे ग्रुप की बिल्डिंग से हम ऑपरेट करते हैं, वहाँ एक कमाल के एक्टर आए हैं। ऐसे एक्टर आए हैं जिनकी एक फिल्म पर हम लोग जेएनयू में क्विज खेला करते थे। फिल्म का नाम हासिल, और एक्टर का नाम इरफान भाई। हमें खबर मिली, फिल्म मदारी का प्रमोशन चल रहा था। जिन लोगों को शूट का अंदाज़ा नहीं उनको बता देता हूँ, वैसे भी मैं आपको सब बताता हूँ। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरी ताकत है, मेरा मान है। इरफान भाई पैनल पर बैठे थे, अपने हिस्से की ज़रूरी किस्म की मुठभेड़ कर रहे थे कट्टरपंथ के साथ, और पीसीआर में आपकी माँ बैठी हुई थी, सुतापा मैम। मैंने जाके उनको बताया, बहुत झिझकते हुए। छोटी सी वेबसाइट, 7-8 लोग काम करते थे। मैंने कहा मैम नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट चलाते हैं लल्लन टॉप के नाम से, और इरफान भाई के काम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सुतापा मैम का, इरफान भाई की पत्नी का, बाबिल की माँ का जवाब था, हाँ हम जानते हैं इरफान आपको बहुत पढ़ते हैं, बहुत सराहते हैं। बाबिल, वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी लल्लन टॉप ज़िंदगी का पहला इनाम था। इरफान भाई हमारे न्यूज़ रूम में आए, उन्होंने बात की, उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा। मुझे पता है कि दुख हमें बहुत अकेला करता है, बहुत पर्सनल होता है, बहुत व्यक्तिगत होता है, पर इरफान भाई के जाने का दुख जितना व्यक्तिगत था उतना ही सामूहिक था। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं तुमसे स्टेज पर इस तरह से मुखातिब होकर अपने हिस्से का बयान दर्ज कराऊंगा लल्लन टॉप की ऑडियंस के सामने। एक व्यक्तिगत बात और बता देता हूं, हम जर्नलिस्ट को यह सिखाया जाता है कि आपको कभी अपने इमोशंस कैरी नहीं करने, आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रहना है। कभी आपको अपने हिस्से की हंसी और खुशी और आंसू जाहिर नहीं करने हैं। रजत सेन कहाँ पे हैं? अमितेश कहाँ पर हैं? प्लीज़ कम। ये हमारे प्रोडक्शन हेड हैं रजत, और वो हमारे डिप्टी प्रोडक्शन हेड हैं अमितेश। कोविड का पहला फेज था, हमें पता था कि दुनिया अपनी धुरी पर घूमना नहीं रुक रही है। हिंदुस्तान को भले ही एक सरकारी फरमान और एक हेल्थ इमरजेंसी के जरिए अपने घरों में रुकना पड़ रहा है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार आपको आपके हिस्से की खबरें पहुंचाते रहें। मेरे घर में एक स्टूडियो लगा था, इस दौरान मैं सिर्फ 2 दफ़ा रोया। पहली दफ़ा तब जब मुझे पता चला कि कोविड के चलते मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, जो मुझसे कई बरस नाराज़ रहे, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने एक पाप किया था, और मेरा पाप ये था कि मैंने अपनी मर्जी की लड़की से अंतरजातीय विवाह किया था। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, संभावनाएं कौमा के बाद जिंदा होती हैं। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था, और अस्पताल के बिस्तर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा करते थे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे बहुत गर्व है। लेकिन मैं अपने हिस्से का सम्मान उन्हें नहीं दिखा पाया। और दूसरी बार, हमारा पूरा घर पर बना हुआ स्टूडियो फफक के तब रोया था जब हमें खबर मिली कि इरफान भाई नहीं है। मुझे पता है कि एक ऐसे मंच पर जहां लगातार चीयर हो रहा है, एक फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, सब अपने अपने हिस्से की खुशी यहां से लेकर जाना चाहते हैं, पर मुझे ज़रूरी लगा कि आपको बताया जाए कि इन रोशनियों के बीच जो आपको चकाचौंध चेहरे नज़र आते हैं, जो पर्दे पर नज़र आने की वजह से आपको कभी कभी दिव्य लगते हैं, अद्भुत लगते हैं, उनके भी दुख होते हैं, उनकी भी पीड़ाएं होती हैं। और जब जीशा के आखिरी सवाल पर
बाबिल ने लोकप्रियता के सारे तौर तरीकों और मुहावरों को किनारे रखकर अपने भीतर के सात्विक गुस्से के साथ ये कहा कि मुझे इस डेब्यू शब्द से परहेज है, तो मुझे लगा कि मेरे हिस्से के इरफान भाई अभी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।